Okay. हेलो 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 हेलो। हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज अर्चना राठी। कैसे हैं मेरे सारे प्यारे प्यारे से जमूरे? गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो आप कहना चाहें बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आप कहना चाहें। आप पहली बार मिले हैं तो गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। आज हम पहली बार मिले हैं दिन में, तो आप गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, गुड आफ्टरनून कह सकते हैं। कैसे हो बेटा सब लोग? अच्छे हो? चलिए, तो आज की क्लास का टाइमिंग थोड़ा सा ऑड था। मुझे क्लास कैंसिल नहीं करनी थी, तो कल हम सुबह सुबह आए, 6:30 बजे 7 बजे घर आए, फिर थोड़ी देर 2-3 घंटे सोए, फिर क्लास की मैंने प्रिपरेशन करी और फिर आपकी क्लास ले रही हूँ। तो दिमाग ने बहुत कहा कि एक क्लास कैंसिल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास ले लियो, बिकॉज आई एम वेरी वेरी टायर्ड, आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड। तो फिर से वही हुआ मेरे साथ। मेरे दिमाग ने मुझे भटकाने की कोशिश की कि कोई बात नहीं, इतना भी करने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, एक दिन एक्स्ट्रा क्लास ले लेना। लेकिन फिर मेरे दूसरी साइड ने कहा नहीं, क्लास लेनी है। इफ क्लास इज शेड्यूल्ड तो क्लास लेनी है, और एक बार क्लास में घुस गए तो अपने आप थकान चली जाती है। तो बेटा मैं हर दिन आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसी तरह अपने दिमाग को अगर हराते जाओगे और जो करना चाहिए वो करते चले जाओगे तो लाइफ में जरूर सफलता मिलती है। दिमाग हमेशा आपको कहेगा, वो काम करने से रोकेगा जिसमें मेहनत लगेगी, जिसमें एफर्ट लगेगा, वो काम करने से रोकेगा, और जो आसान लगेगा उसकी तरफ धक्का देगा। लेकिन ये आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। ठीक है? यस, नीट का एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है। जी हाँ, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। लास्ट क्लास में बेटा हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने डिस्कस किया माइटोकॉन्ड्रिया, कह रही हूं, गोल्जी बॉडी डिस्कस किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कस किया, और हम डिस्कस कर रहे थे लाइसोसोम। उसी को हमें आगे बढ़ाना है। लेकिन उसको आगे बढ़ाने से पहले मैं फटाफट से एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कल मेरे साथ क्या हुआ। तो कल जब फेरे होने वाले थे तो सूर्या वो स्लीपी, सूर्या मेरा 1.5 साल का बेटा है, तो वो स्लीपी हो रहा था, तो मैं उसको रूम में ले जाने के लिए, सुलाने के लिए ले जा रही थी। तो अचानक से क्या हुआ कि मैंने उसे हम लिफ्ट से जा रहे थे, मैंने उसे गोदी से उठाया और मैं कार्ड लगा रही थी। वहाँ बड़े बड़े होटल्स में जब आप अपने रूम का कार्ड लगाते हो, स्कैन करते हो, तब लिफ्ट खुलती है, तो वो खुल ही नहीं रही थी, और फिर अचानक से वो एकदम से खुल गई, और सूर्या का जो हाथ है वो लिफ्ट के अंदर आ गया, जहाँ लिफ्ट बंद होती है वहाँ उसका हाथ फंस गया। और मैं इतना ज़्यादा एक्सट्रीमली परेशान हो गई। मैंने पहले कोशिश की कि मैं उसका हाथ खींच सकूं, बाहर निकाल सकूं, पर मेरे से नहीं निकल रहा था, क्योंकि जो बटन प्रेस करते हैं जिससे जो लिफ्ट खुलती है, इधर उधर होती है, वो भी स्टक हो गया था। और मैं उसका हाथ जितना खींचने की कोशिश कर रही हूँ उतना चिल्ला रहा है, हाथ बाहर निकल नहीं रहा। तो मैंने पूरी कोशिश करी, फिर उसके बाद मैं पैनिक कर गई और मैंने चिल्लाया, हेल्प मांगी, तो फिर लोग आए, हेल्प की, खैर उसका हाथ निकल गया। थोड़ा उसको चोट लगी है पर हाथ उसका बाहर निकल गया। तो उस सिचुएशन से मैंने एक चीज सीखी कि जब भी हमारे सामने कोई टफ सिचुएशन आती है तो हमें एकदम से बौखलाना नहीं चाहिए, हमें एकदम से पैनिक नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपना दिमाग लगा के उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। पहले पूरी कोशिश करो, और अगर आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है सो कॉल आउट फॉर हेल्प। और हेल्प मांगना भी बुरा नहीं है। तो ऐसा तैयारी के दौरान बहुत होता है बच्चों के साथ कि उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, बहुत प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। कई बार वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पर कई बार नहीं कर पाते। तो बेटा जब आप नहीं कर पाओगे, ऐसा इस जर्नी में आपके साथ हो सकता है, सो टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर टीचर्स, टॉक टू दोज पर्सन जिनसे आप हेल्प मांग सकते हो और अच्छा लगता है। तो मैंने कल के अपने लाइफ एक्सपीरियंस से एक चीज सीखी कि जब भी टफ सिचुएशन आए तो उस सिचुएशन में बौखलाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, अपना लॉजिक लगा के सबसे बेस्ट सोल्यूशन ढूंढना है। और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो ऐसे लोग जिन पर आप भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उनसे हेल्प मांगे, वो जरूर आपको हेल्प करेंगे। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपके टीचर्स हो सकते हैं, वो आपके एल्डर्स हो सकते हैं। आपकी इस जर्नी में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ इस जर्नी में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा।
तो बेटा मैं आपको अभी से ही हर दिन हर रोज मैं थोड़ा थोड़ा इस जर्नी, क्योंकि नीट इज नॉट कोई भी एग्जाम की तैयारी सिर्फ कुछ नोट्स बनाना, रटना और क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है। आपको अपने दिमाग को, अपनी पर्सनालिटी को बहुत स्ट्रांग बनाना होता है किसी भी तैयारी के लिए। तो हर दिन छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस से मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपकी जर्नी में सिचुएशंस आ सकती हैं और कैसे आप उनको फेस कर सकते हो और कैसे आपको मजबूत बने रहना है, स्ट्रांग बने रहना है। तो बॉटनी पढ़ने के साथ साथ, नोट्स बनाने के साथ साथ, सवाल करने के साथ साथ हम कुछ और भी चीजें सीखेंगे जो आपको मजबूत बनाएंगी और इस एग्जाम को पार करने के लिए आपको स्ट्रांग करेंगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पैनिक नहीं करना है किसी भी सिचुएशन में, ओके, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए अभी मेरा बेटा अभी बेटा ठीक है, बट उसका हाथ काफी स्वेल कर गया है। अभी वो सो रहा है, अभी उसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, दिखाएंगे उसको। अभी वैसे उसको कोई दिक्कत नहीं है, हड्डी वड्डी टूटती तो बहुत ज्यादा वो परेशान होता, रोता, पर बस स्वेलिंग है। थैंक गॉड बच गया। तो चलिए बेटा, किसी भी दिन कोई बहाना नहीं बनाना। और मुझे बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि वी आर जेन जी और हम बहुत अब ओपन माइंडेड हैं। जो गर्ल्स होती हैं बैचेस में, कई बार मुझे मैसेजेस मिलते हैं कि मैम हमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें तो हर मंथली पीरियड्स भी हमारे आते हैं और वो 4 से 5 दिन हमारे खराब हो जाते हैं, हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो बेटा ऑल इज हियर। मेरे साथ 3 चीजें कल हुई। बेटे को चोट लगी, रात में थक के वापस आए, पूरे रात नहीं सोए, एंड टुडे इन द मॉर्निंग आई गॉट माय पीरियड्स। तो मेरे पास हर एक वो रीजन था कि मैं क्लास कैंसिल करूं, लेकिन एंड आई एम इन एक्सट्रीम पेन राइट नाउ, लेकिन मैंने क्लास कैंसिल नहीं करी। तो जितनी भी बैचेस में गर्ल्स हैं, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ देम, यू आर वेरी स्ट्रांग फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। सो आपको किसी भी चीज का बहाना नहीं लेना है बेटा, आपको अपना काम करना है। जैसे मैं यहाँ खड़े होकर आज क्लास ले रही हूँ, आपको भी हर रोज निरंतर बिना अपने दिमाग से कमजोर पड़े, बिना कोई बहाना बनाए अपना काम करना है, पढ़ाई करनी है। और फिर देखना आपको सफलता कैसे नहीं मिलेगी, क्योंकि भगवान सब देख रहा है, कोई देखे चाहे ना देखे। और मैंने आपको एक चीज बता रखी है, कर्मा इज अ सर्कल, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। इससे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं बेटा कि हमारा जो पीडब्ल्यू का ऐप है, उसमें एक चीज मुझे आपको आज शेयर करनी थी कि काफी सारे बच्चों को लगता है कि हमें बुक्स चाहिए, हमें स्टडी मटेरियल चाहिए। तो आप हमारी पीडब्ल्यू की ऐप को अगर ओपन करोगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा पीडब्ल्यू बुक्स। वहां पे आपको सारी एनसीईआरटी बुक्स मिलेंगी विच आर पावर्ड बाय एआई, जहां पे आपको पूरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हाईलाइटेड मिलेंगे। आपको वीडियो एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, जितने भी पीडब्ल्यू के टीचर्स हैं उनके तरफ से टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पे, और 10,000 प्लस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे फॉर द प्रैक्टिस। तो ये पीडब्ल्यू बुक में आप जाकर ले सकते हैं। ये हर एक बैच के बच्चे के लिए एक्सेसिबल है, ये हर एक बैच के बच्चे के लिए एक्सेसिबल है और फ्री है बेटा। तो पीडब्ल्यू आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, आप भी अपने लिए कुछ ना कुछ करिए। देखिए इतना सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है, इतने सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, अब कुछ नहीं करना है आपको कहीं एक्स्ट्रा जाके कहीं से जो है करस्पॉन्डेंस से कोई जो है बुकलेट्स नहीं खरीदनी है। आपको ये नहीं सोचना हम क्वेश्चंस कहां से करेंगे, आपके पास भंडार है क्वेश्चंस का, आप पढ़िए, करिए, हम आपका सपोर्ट करते रहेंगे, बस आपको करना है। अब चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया था फटाफट से एक बार वो रिवाइज कराती हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, आ जाइए। लाइसोसोम्स, कल हमने डिस्कस किया था कि जो गोल्जी बॉडी होती है उसकी जो सिस्टर्नी होती है, उस सिस्टर्नी का जो ट्रांसफेस होता है वहां से कुछ छोटे छोटे राउंड वेसिकल जैसे स्ट्रक्चर निकलते हैं और वही लाइसोसोम कहलाते हैं। यानी कि लाइसोसोम को कौन बनाता है? लाइसोसोम को गोल्जी बॉडी ही बनाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग। जब पैकेजिंग चल रही होती है, जब प्रोटीन्स को पैक किया जा रहा होता है, तो कुछ वेसिकल्स लाइसोसोम की तरह बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर के जो प्रोटीन्स है वो एंजाइम्स होते हैं। और वो कैसे एंजाइम्स होते हैं? वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स हैं जो डाइजेस्टिव होते हैं और जो मटेरियल्स को तोड़ने का काम करते हैं। तो लाइसोसोम के अंदर न्यूक्लियेसिस है, प्रोटीएसिस है, कार्बोहाइड्रेसिस है और लाइपेसिस हैं, और ये एसिडिक पीएच पर काम करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि लाइसोसोम के अंदर जितने भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो एसिडिक पीएच पर काम करते हैं। ठीक है, बेसिक पर नहीं, न्यूट्रल पर नहीं।
चलिए बहुत बढ़िया। अब लाइसोसोम के बारे में थोड़ा सा कुछ रह गया था, पहले मैं वो बताती हूं, फिर हम इसकी एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द वैक्यूल। अब देखिए बेटा लाइसोसोम काम कैसे करते हैं, मैं आपको समझाती हूं। यहां देखिएगा, ये लाइसोसोम है बेटा, ये लाइसोसोम सेल के अंदर, ये हमारा लाइसोसोम है, राइट है जी, ये हमारा लाइसोसोम है। अब लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट है बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम। सारे बच्चे अपनी बॉटनी कॉपी खोल लेंगे, एनसीईआरटी बुक सामने रख लेंगे, कंधे सीधे, रीढ़ की हड्डी में जान, आंखों में चमक और चेहरे पे स्माइल, बोल बोल कर नोट्स लिखेंगे और मेरे साथ साथ याद करते चलेंगे कि सेल के अंदर जो ये लाइसोसोम है, जो गोल्जी बॉडी ने ही बनाया है, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। और ये जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन पंप्स। ये जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन होती है, लाइसोसोम, आज मैं स्पेलिंग बिल्कुल भी गलत नहीं लिखूंगी, ये जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन होती है, इसके पास होते हैं प्रोटॉन पंप्स। पंप्स आप सब लोग जानते हैं, पंप्स ऐसे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो ये प्रोटॉन पंप्स रेगुलरली साइटोप्लाज्म से प्रोटॉन आयंस को पंप करते रहते हैं। कहां? लाइसोसोम के अंदर, जिसकी वजह से लाइसोसोम के अंदर क्या बना रहता है? एसिडिक पीएच बना रहता है। समझ रहे हैं? तो हमने कहा लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो एसिडिक पीएच पर ही काम करते हैं, यानी कि वो तभी केवल काम करेंगे जब प्रोटॉन आयन कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी। तो लाइसोसोम अपने अंदर प्रोटॉन आयन कॉन्सेंट्रेशन को हाई कैसे बना के रखता है? क्योंकि लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रोटॉन पंप्स होते हैं और ये प्रोटॉन पंप्स साइटोप्लाज्म से निरंतर रूप से कंटिन्यूअसली प्रोटॉन्स को अपने अंदर पंप करते रहते हैं और इसीलिए लाइसोसोम के अंदर एसिडिक पीएच मेंटेन रहता है। क्लियर है मेरे बच्चों? क्लियर है? क्लियर? चलिए आ जाइए। अब मैं आपको यह समझाती हूं कि जो लाइसोसोम है वो काम कैसे करते हैं। इधर देखेंगे सारे बच्चे, एक सेकेंड। ये देखिए, ये लाइसोसोम है, राइट? ये लाइसोसोम है सेल के अंदर और अभी इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है। सो दिस इज द प्राइमरी लाइसोसोम। इसे हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। अभी ये ताजा ताजा कहां से बना है? ये ताजा ताजा बना है गोल्जी बॉडी से। गोल्जी बॉडी ने अभी ताजा ताजा एकदम फ्रेश लाइसोसोम बनाया है, जिसे हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो एक्टिवेटेड नहीं होते, वो इनएक्टिवेट होते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम होते हैं बेटा, वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं। फिर खाना अंदर आता है। हम जानते हैं, हम सब लोग खाना खाते हैं और वो खाना अल्टीमेटली हमारे सेल्स के अंदर जाता है। तो जो फूड वेसिकल है वो सेल के अंदर आया, फूड वेसिकल, इसे हम क्या कह रहे हैं? इसे हम फूड वेसिकल कह रहे हैं। जो किसने बनाया था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने बनाया था। याद है मैंने आपको पिछली क्लास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में समझाया था एंडोसाइटोसिस, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंसती है, खाने को अंदर ले लेती है और क्या बनाती है? फूड वेसिकल बनाती है, जिसे हम फेगोसोम भी कहते हैं। अब यहां पे जैसे ही प्राइमरी लाइसोसोम इस फूड वेसिकल के साथ फ्यूज होता है, ये फूड वेसिकल फ्यूज हो जाती है जाके प्राइमरी लाइसोसोम के साथ, और फिर क्या बनता है? फिर बनता है सेकेंडरी लाइसोसोम। इसके बाद फॉर्म होता है सेकेंडरी लाइसोसोम, और ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम होता है इसके अंदर खाना प्रेजेंट है। वो खाना आ गया है जो फूड वेसिकल के अंदर है, और इसके अंदर अब जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें इसे समझाती हूं अच्छे से। ये सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया है और सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब ये चीज तुम्हें एनसीईआरटी में लिखी नहीं मिलेगी, लेकिन लाइसोसोम काम कैसे करते हैं ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। अब इधर ध्यान से सुनो। तुम इतना कुछ पूरे दिन में खाते हो, तुम इतना कुछ पूरे दिन में खाते हो, उसे पचाने का काम कौन करता है? तुम्हारा लाइसोसोम।
तो जब भी तुम कुछ खा रहे हो, तुम बर्गर खा रहे हो, तुम रोटी खा रहे हो, जो कुछ तुम खा रहे हो, तो इमेजिन करो अपने लाइसोसोम को। तुम जो कुछ खा रहे हो अल्टीमेटली तुम्हारा सेल उसे एब्जॉर्ब करेगा, और उसे पचाने का काम कौन करेगा? तुम्हारे सेल के अंदर बैठा लाइसोसोम, क्योंकि उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है। अब आपने खाना खाया और वो खाना अब सेल के अंदर जाएगा, ठीक है? तो सेल के अंदर खाना एंडोसाइटोसिस से गया, जो हम पहले समझ चुके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फूड पार्टिकल्स को अंदर ले आती है और इस तरह से फूड वेसिकल बनता है। अब इस फूड वेसिकल के अंदर जो खाना है उसे पचना है, उसे डाइजेस्ट होना है, तो ये किसके साथ जाकर जुड़ जाता है? लाइसोसोम के पास। तो ये जो पूरा का पूरा खाना है ये लाइसोसोम के अंदर चला जाता है। अभी ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है इसमें एंजाइम्स इनएक्टिवेट हैं, क्योंकि अभी वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अभी उन्हें कुछ पचाना ही नहीं है। जब खाना आएगा तभी तो वो उसे पचाएंगे। तो जैसे ही ये फूड वेसिकल जिसके अंदर खाना है वो प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज होता है, तो खाना लाइसोसोम के अंदर चला जाता है, और जैसे ही खाना लाइसोसोम के अंदर जाता है एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं, वो सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाता है और इसके अंदर खाना फिर डाइजेस्ट हो जाता है, जो भी कुछ आपने खाया, राइट? तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि थोड़ा फास्ट रखो भाई, कुछ दिन फास्ट रखो, थोड़ा तुम्हारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी, सारा दिन खाते मत रहा करो। तो ऐसा हम क्यों कहते थे? ताकि हमारे सेल के अंदर जो लाइसोसोम है उसे थोड़ा रेस्ट मिले। आप सोचो, आप हर एक घंटे पर खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, आप अपने सेल्स में खाना फेंके जा रहे हो, फेंके जा रहे हो, फेंके जा रहे हो, और सेल्स के लाइसोसोम अपना काम किए जा रहे हैं। तो इमेजिन करो तुम्हारे लाइसोसोम की हालत कैसी होगी। लाइसोसोम्स कह रहे हैं रहम करो भाई, हम कितना खाना पचाएंगे, प्लीज रहम करो। तो अगली बार जब भी उल्टा पुल्टा खाओ, बर्गर खाओ, तो अपने दिमाग में अपने लाइसोसोम को ले आना कि उसकी हालत ऐसी होगी, क्योंकि तुम उसे रेस्ट ही नहीं दे रहे हो, तुम सेल को रेस्ट ही नहीं दे रहे हो, अपने लाइसोसोम्स को ओवरलोड कर रहे हो। आप खाए जा रहे हो, आपके लाइसोसोम कंटिन्यूअसली, आपके सेल के अंदर जो लाइसोसोम्स हैं बेचारे कंटिन्यूअसली काम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। सो हैव सम मर्सी ऑन योर लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम जब भी याद आएगा तो ध्यान रखना बर्गर याद आएगा और लाइसोसोम की शक्ल ऐसी याद आएगी। तो फोटोग्राफिक मेमोरी बना ली दिमाग में। लाइसोसोम का काम है खाना पचाने का, इसीलिए फास्टिंग करने को कहते हैं, इसी को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं कि अपने लाइसोसोम को थोड़ा रेस्ट दो, थोड़ा रहम दो। चलिए अब बात आती है कि हम लाइसोसोम्स को ऑटो जो है सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं। ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि जो लाइसोसोम्स होते हैं उन्हें हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, या फिर हम उन्हें ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स भी कहते हैं। मैम इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब अभी बताती हूं बेटा, देखो ध्यान से सुनना, बहुत ही प्यारा सा है, ध्यान से सुनना। ये सेल है हमारा, ठीक है बेटा, और ये प्राइमरी लाइसोसोम है। प्राइमरी लाइसोसोम आपको समझ में आ गया? ऐसा लाइसोसोम जिसके अंदर एंजाइम्स हैं जो ताजा ताजा अभी गोल्जी बॉडी ने बनाया है, जिसके अंदर एंजाइम है, लेकिन अभी वो एक्टिवेट नहीं है क्योंकि अभी उनके पास पचाने को कुछ नहीं है। लाइसोसोम के अंदर अभी पचाने को कुछ नहीं है, जैसे ही उसे पचाने को कुछ मिलेगा वो एक्टिवेट हो जाता है। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम है और सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है सेल के अंदर, ये बूढ़ा हो गया है, ये बूढ़ा हो गया है, ये मर गया है, राइट? सो दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज ओल्ड एंड नॉट फंक्शनल। ये अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, ये बूढ़ा हो गया है। तो अब क्या होगा, ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है ये माइटोकॉन्ड्रिया के साथ फ्यूज हो जाएगा और सेकेंडरी लाइसोसोम बना देगा। और ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम होगा ये किसको डाइजेस्ट कर लेगा? ये अपने ही सेल की सेल ऑर्गेनेली को खा जाएगा। तो सेल को ये सिग्नल मिला, हमारा सेल बहुत बड़ा इंजीनियर है। आप देखो हमारा सेल, भगवान ने कितनी कमाल की कारीगरी करी हुई है कि अगर सेल के कोई भी सेल ऑर्गेनली, सेल के अंदर कोई भी ऐसी चीज है जो ठीक से काम नहीं कर रही है, जो सेल के ऊपर बोझ है और सेल को वो नहीं चाहिए, तो लाइसोसोम उसे जाकर खत्म कर देते हैं।
तो हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपने ही सेल के किसी हिस्से को खा जा रहे हैं, अपने ही सेल के किसी हिस्से को खा जा रहे हैं, इसीलिए हम उन्हें सुसाइडल बैग्स कहते हैं। लेकिन वो हिस्सा हेल्दी हिस्सा नहीं है, वो ऐसा हिस्सा है जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, मरने वाला है, अब वो सेल के ऊपर बोझ बन चुका है, तो ऐसे हिस्से को लाइसोसोम जाकर पचा देते हैं, इसीलिए हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। तो जब प्राइमरी लाइसोसोम एक ऐसी सेल ऑर्गेनली के साथ जाकर जुड़ जाए, राइट, जो कि फंक्शनल नहीं है, तो सेकेंडरी लाइसोसोम बनता है। और ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम है, ये क्या करता है? डाइजेस्ट्स और रिमूव्स those cell organelles which are not functioning properly. Those cell organelles which are not functioning properly. ऐसी सेल ऑर्गेनलीज जो अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं, बुढ़ा गई हैं या फिर मरने वाली हैं, जब सेकेंडरी लाइसोसोम ऐसी सेल ऑर्गेनली को पचा देता है, तो ऐसे लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग कहते हैं या फिर ऑटोफेजिक लाइसोसोम कहते हैं। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? तो लाइसोसोम के बारे में सब कुछ समझ में आ गया। लाइसोसोम को गोल्जी बॉडी ही बनाती है, उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो एसिडिक पीएच पर काम करते हैं। जैसे ही लाइसोसोम खाने के साथ जुड़ता है तो उसके अंदर के एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं और खाने को पचा देते हैं। जब भी आप खाना खाते हैं तो आप अपने लाइसोसोम को तंग करते हैं। जब आप ज्यादा खाना खाते हैं, जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं, तो आपके लाइसोसोम ऐसे करने लगते हैं, इसीलिए फास्टिंग इज इंपॉर्टेंट। और जब आपका लाइसोसोम अपने ही सेल के किसी हिस्से को खा जाए तो उसे हम सुसाइडल बैग कहते हैं। एम आई क्लियर? तो सेल देखो कितना कमाल है, सेल के अंदर कितना कुछ चल रहा है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सफाई कर रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है लगातार, लाइसोसोम पचा रहा है लगातार। सोचो कितना कुछ हमारा सेल हमारे लिए हर दिन करता है। सो हर दिन अपने सेल को थैंक्स बोलो। चलिए, एक बच्चा पूछ रहा है अगर मैम पूरा का पूरा सेल ही बुढ़ा जाए तो? अगर पूरा का पूरा सेल ही बुढ़ा जाए तो फिर उसमें सेल की खुद ही डेथ हो जाती है। इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। जैसे हर एक इंसान का समय तय होता है धरती पर कि वो इतने समय पर मर जाएगा, ऐसे ही हर एक सेल का जीवन काल तय होता है, उसमें अपने आप ही एजिंग होकर वो मर जाता है। इसे हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहते हैं। अगर वो नहीं मरता है तो इसका मतलब वो कैंसरस हो गया है। चलिए जी मैम, इतनी कहानी हमें समझ में आई। चलिए, कई बार मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बताती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग। मैं उसे लिखाऊंगी नहीं, पर बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको एक चीज बताऊंगी जो आपको मेडिकल कॉलेज में देखने को मिलेगी कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो ये ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये एक्सक्रीटरी मटीरियल्स को सेल के बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, हमारे जो लाइसोसोम हैं ये सेल ऑर्गेनलीज को, टॉक्सिक मटेरियल्स को पचा के सेल के बाहर फेंक देते हैं। लेकिन कभी कभी वो जब गलती से सेल के अंदर ही स्टोर होते चले जाएं, बाहर ना जाएं, तो इससे होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। आजकल बहुत चल रहे हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, मतलब हमारी ही बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो डिसऑर्डर करने, वो जो है बिगड़ जाता है। जैसे आपने सुना होगा ये आर्थराइटिस की बीमारी आपने सुनी होगी, राइट? कुछ कैंसर हैं, तो वो कब होते हैं? जब लाइसोसोम अपना काम ठीक से नहीं करते। लाइसोसोम जिन चीजों को उन्हें पचा के सेल के बाहर फेंकना था, वो उन्हें सेल के अंदर ही जमा करने लगता है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होने लगते हैं, बीमारियां होने लगती हैं, जैसे आर्थराइटिस, काफी सारे टाइप ऑफ कैंसर। चलिए, ये आपको मेडिकल कॉलेज में जानने को मिलेगा। थोड़ा थोड़ा मैं आपको वहां के लिए भी तैयार करूंगी, क्योंकि आपने अगर रटने की आदत डाली हर चीज को तो फिर आप चीजें समझोगे नहीं। एंड बायोलॉजी इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो आपको मेडिकल कॉलेज में जाके आगे परस्यू करनी है। तो एक चीज ध्यान रखना कि काफी सारी बीमारियां ऐसी हैं जो क्यों हो जाती हैं, क्योंकि लाइसोसोम ठीक से काम नहीं कर रहा होता। चलिए, आ जाइए एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं फटाफट लाइसोसोम की। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स। इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है, ये वेसिकल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये कौन बनाता है?
इन्हें गोल्जी बॉडी ही बनाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग, जब पैकेजिंग हो रही होती है। ये मैंने आपको समझा दिया कैसे बनाती है। जो लाइसोसोम वेसिकल्स होते हैं, मतलब आइसोलेटेड, मतलब जो लाइसोसोम बन चुका है। आइसोलेटेड लाइसोसोम वेसिकल का मतलब क्या है? ऐसा लाइसोसोम जो बन चुका है, राइट। ऐसा लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि लाइपेसेस जो लिपिड को घोल देते हैं, प्रोटीएसेस जो प्रोटीन को घोल देते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स जो कार्बोहाइड्रेट को घोल देते हैं, और ये एसिडिक पीएच पर काम करते हैं। ये एंजाइम्स जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स को पचा सकते हैं, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को और न्यूक्लिक एसिड्स को। न्यूक्लिक एसिड मैंने आपको बताया था 2 तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। और कल हमने एक क्वेश्चन भी किया था कि लाइसोसोम हर एक चीज को पचा सकता है, लेकिन लाइसोसोम किस चीज को नहीं पचा सकता है? आपने सबने याद किया था बेटा, सेल्यूलोज। लाइसोसोम सेल्यूलोज डाइजेशन नहीं कर सकता है, राइट। चलिए, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, आ जाइए अब हम चलते हैं वैक्यूल की तरफ। द लास्ट मेंबर ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। वैक्यूल क्या होता है मैम? वैक्यूल को आप ऐसे समझो कि एक स्पेस है, एक खाली जगह है। ये सपोज ये खाली जगह है, इस खाली जगह के चारों तरफ अगर मैं एक मेम्ब्रेन लगा दूं तो ऐसे स्ट्रक्चर को मैं वैक्यूल कहती हूं। तो वैक्यूल को हम डिफाइन कैसे करते हैं? आ जाइए मेरे साथ लिखिए। वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, a membrane bound space is called as vacuole. एक ऐसी खाली जगह जिसके चारों तरफ आप साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में एक ऐसी खाली जगह जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन हो, ऐसी खाली जगह को हम वैक्यूल कहते हैं। ऐसा नहीं कि इसके अंदर कुछ होता नहीं है, इसके अंदर काफी कुछ होगा, पर वो जगह जो कि एक मेम्ब्रेन से बाउंड है, इसे हम वैक्यूल कह रहे हैं। तो वैक्यूल की परिभाषा क्या है? कि एक ऐसी खाली स्पेस जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन आ जाए एंड दैट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ऐसे स्पेस को हम वैक्यूल कहते हैं। एंड प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। जी मैम, क्लियर है। अब वैक्यूल जो है वो हम कई तरह के पढ़ते हैं। वैक्यूल भी 3 तरह के हो सकते हैं बेटा। अच्छा, वैक्यूल को भी बनाने के पीछे इन्हीं का हाथ है, गोल्जी बॉडी का ही हाथ है। गोल्जी बॉडी में कुछ गोल्जियन वैक्यूल्स होते हैं जो सिंपल वैक्यूल की तरह बिहेव कर सकते हैं, इसीलिए सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब वैक्यूल भी 3 तरह के हो सकते हैं बेटा। कौन कौन से? इट कैन बी सैप वैक्यूल, इट कैन बी फूड वैक्यूल एंड इट कैन बी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो वैक्यूल भी 3 तरह के हैं, सैप वैक्यूल, फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। पहले तो हमें डेफिनेशन समझ में आ गई। एक ऐसी जगह जिसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है और वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ऐसी जगह को हमने क्या कह दिया? ऐसी जगह को हमने वैक्यूल कह दिया। ठीक है बेटा, ओके मैम। और कितना क्लास लगेगा बेटा? अभी इसमें लगेंगे 3 से 4 क्लासेस और लगेंगे। जो आपका प्लानर है ना, हाँ, आपका जो बैच है उसका बैच का प्लानर होता है। तो जितने लेक्चर्स में प्लानर में ये चैप्टर खत्म करना होगा, मैं एग्जैक्टली उतने ही लेक्चर्स में आपका ये चैप्टर खत्म करूंगी। तो 12 से 13 लेक्चर में हमें ये चैप्टर खत्म करना है आपके प्लानर के अंदर, तो उसी में हम इसको जो है खत्म करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आ जाइए। तो वैक्यूल की डेफिनेशन हमें समझ में आई। अब सैप वैक्यूल, फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से सुनो बेटा। सैप वैक्यूल को तो मैं अलग से पढ़ाऊंगी बहुत डिटेल में। सैप वैक्यूल कहां पाया जाता है? प्लांट सेल के अंदर। प्लांट सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है उसे हम सैप वैक्यूल कहते हैं।
आज की क्लास कब तक है? आज की क्लास बेटा मैं आपकी लूंगी 5:30 या 5:45 तक, क्योंकि 1 घंटा 45 मिनट की क्लास होती है हमारी, तो वही मैं लूंगी, ठीक है। सैप वैक्यूल आप पहले ये लिख लीजिए, इट इज फाउंड इन, कहां पाया जाता है, मेरे साथ साथ फटाफट से लिख लीजिए बेटा, इट इज फाउंड इन मैच्योर प्लांट सेल। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स यंग प्लांट सेल्स होते हैं, उनके पास सैप वैक्यूल नहीं होता है। जब प्लांट सेल मैच्योर हो जाता है तो सेल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है जिसे हम सैप वैक्यूल कहते हैं। तो सैप वैक्यूल की कहानी आपको केवल प्लांट सेल में देखने को मिलेगी, और वो भी एक मैच्योर प्लांट सेल में। फिर अगर हम फूड वैक्यूल की बात करते हैं बेटा, तो फूड वैक्यूल जो है वो आपका देखने को मिलता है प्रोटिस्टा के मेंबर्स में, प्रोटिस्ट्स में। मैम प्रोटिस्ट्स कौन होते हैं? प्रोटिस्ट बेटा बहुत सारे हैं, जैसे आपका अमीबा है, पैरामीशियम है। किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं हम उन्हें प्रोटिस्ट्स कहते हैं। वो सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनके पास प्रेजेंट होता है फूड वैक्यूल, जिसमें वो अपने फूड को स्टोर करते हैं। जहां पर उनका फूड प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स में देखने को मिलता है, जैसे कि अमीबा। और इस फूड वैक्यूल की मदद से अमीबा क्या करता है? एनगल्फ द फूड पार्टिकल्स को, जिसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सूडोपोडिया फॉर्मेशन से खाने के पार्टिकल्स को अंदर की तरफ धकेलती है, और वो खाना स्टोर होता है फूड वैक्यूल में, राइट। तो फूड वैक्यूल प्रेजेंट है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स में। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है मैम? बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर में प्रेजेंट होता है, प्रोटिस्ट्स में प्रेजेंट होता है। जैसे ये सभी के पास है, ये अमीबा के पास है, ये यूग्लिना के पास है, ये पैरामीशियम के पास है। मैम इसका काम क्या होता है? आप सब जानते हैं कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये सारे के सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनके पास अपनी बॉडी की साफ सफाई के लिए किडनी तो होगी नहीं। जैसे हमारी बॉडी की सफाई कौन करता है? किडनी करती है। हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स होते हैं उनको किडनी यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को आप ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो हमारी बॉडी में जो किडनी है वो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है, माने हमारी बॉडी के सॉल्ट्स को मेंटेन रखती है और एक्सक्रीशन के प्रोसेस में हेल्प करती है। तो वहां किडनी तो है नहीं, तो किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं जो कि यूनिसेल्युलर हैं, यहां पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है बेटा? इट हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? हमारी बॉडी की या सेल की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना। ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। सो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के प्रोसेस में जो वैक्यूल मदद करता है उसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। बात समझ में आई मेरे बच्चों? तो वैक्यूल 3 तरह का हो गया, सैप वैक्यूल, फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सैप वैक्यूल की बात हमने केवल प्लांट सेल में करी, फूड वैक्यूल की बात हमने किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स में करी जिनमें फूड पार्टिकल्स स्टोर होते हैं, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात भी हमने किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स में करी जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करता है। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है? जी मैम इतना क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैंने आपको बताया कि जो सैप, अच्छा काफी सारे बच्चे बोलेंगे मैम आपने ना बैक्टीरिया में एक गैस वैक्यूल भी बताया था, तो वो क्या था आप कुछ बता दोगे? बेटा जो बैक्टीरिया में मैंने गैस वैक्यूल बताया था ना, आपको मैंने बताया था कि गैस वैक्यूल इज नॉट अ ट्रू वैक्यूल। बैक्टीरिया में जैसे साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, उनके पास जो गैस वैक्यूल था दैट इज नॉट अ ट्रू वैक्यूल। वो एक झूठा वैक्यूल था, सूडो वैक्यूल था, क्योंकि उसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो वैक्यूल बैक्टीरिया में होता ही नहीं है, वैक्यूल सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में ही होता है। ठीक है बेटे, समझ आ गया? जी हाँ, जो बायंसी में हेल्प कर रहा था।
आ जाइए। इतना मैम हमें क्लियर हो गया। चल बेटा अब ध्यान से समझना मेरी बात, ध्यान से सुनना कि जो मैच्योर प्लांट सेल होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल के पास तो है ही नहीं। जब प्लांट सेल मैच्योर होने लगता है तो क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा कि प्लांट सेल का जो 90% स्पेस होता है वो वैक्यूल कवर कर लेता है। जब मैच्योर प्लांट, जब प्लांट सेल मैच्योर हो जाता है बेटा, तो इस पूरे प्लांट सेल का 90% स्पेस कौन कवर कर लेता है, वैक्यूल। तो ये जो मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया है, ये एक मैच्योर प्लांट सेल का डायग्राम बनाया है, और इसमें ये जो आपको बीचों बीच दिखाई दे रहा है, दिस इज योर वैक्यूल। और वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, जिसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। इस पर सवाल आया है और आने की संभावना बनी रहती है कि टोनोप्लास्ट क्या होती है, तो आप कहेंगे टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, राइट। टोनोप्लास्ट क्या है, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। और ये कैसी होती है मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, सेलेक्टिवली परमिएबल। जिस तरह की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर होता है, ये भी बिल्कुल ऐसी ही होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। सो ये जो हमारा वैक्यूल है, इसे हम सैप वैक्यूल कह रहे हैं, और ये कवर करता है, कवर्स 90% स्पेस ऑफ द प्लांट सेल, covers 90% space of plant cell। अब मैम आप ये बताएंगे कि ये जो वैक्यूल है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, what is present inside the vacuole। हम इसे स्पेस कहते हैं, पर अंदर से ये खाली नहीं है, इसके अंदर चीजें जमा हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो इस वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है वैक्यूलर सैप। वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है बेटा वैक्यूलर सैप। मैम ये वैक्यूलर सैप क्या चीज होती है, जो इसके अंदर पूरा लिक्विड लिक्विड भरा हुआ है, उसे हम वैक्यूलर सैप कहते हैं। मैम आप ये बताएंगे कि इस वैक्यूलर सैप में क्या क्या होता है। बिल्कुल बताएंगे बेटा। वैक्यूलर सैप कंटेन्स, पानी होता है इसमें, वैक्यूलर सैप में आयंस होते हैं, इसमें मिनरल्स होते हैं, इसमें मिनरल्स होते हैं इसमें, और इसमें प्रेजेंट होते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी, ऐसे प्रोडक्ट्स जो सेल को नहीं चाहिए, अब उसे नहीं चाहिए, वो उन्हें कहां फेंक देता है, वैक्यूल के अंदर। तो सेल वैक्यूल को अपना डस्टबिन भी समझता है, या अदर अनवांटेड मटेरियल्स। तो वैक्यूलर सैप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक मैच्योर प्लांट सेल में। ध्यान से समझिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो वैक्यूल के अंदर ये जो वैक्यूलर सैप भरा हुआ है, इसमें पानी, मिनरल, आयंस, सॉल्यूट्स सब प्रेजेंट होते हैं, लेकिन साथ में ऐसी चीजें भी होती हैं जो प्लांट सेल को नहीं चाहिए, जो उसके लिए अनवांटेड हैं, जो उसके लिए एक्सक्रीटरी हैं, वो कहां फेंक देता है, सैप के अंदर फेंक देता है। और अल्टीमेटली जब प्लांट सेल मैच्योर होता जाता है तो फिर अल्टीमेटली उसकी डेथ भी होती है। जब इसमें बहुत ज्यादा एक्सक्रीटरी मटेरियल इकट्ठा हो जाता है तो प्रोग्राम सेल डेथ होती है और फिर प्लांट सेल की डेथ हो जाती है। इसीलिए यंग प्लांट सेल में होता ही नहीं है वैक्यूल। वैक्यूल डेवलप होना शुरू होता है जब सेल मैच्योर होने लग जाता है। ठीक है, तो देखो भगवान ने कितना कमाल बना रखा है कि भगवान ने प्लांट सेल को एक ऐसी चीज दे दी कि जिसमें वो अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल डंप करता जाए, और फिर जब इसका घड़ा भर जाता है तो सेल की अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। बात समझ में आ गई बेटा। तो प्लांट सेल के अंदर सैप वैक्यूल का मतलब होता है ऐसा वैक्यूल जिसके अंदर सैप भरा हुआ है, और उस सैप में ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, क्लियर है मेरे बच्चों? इतनी बातें वैक्यूल के बारे में समझ में आई?
जी मैम, समझ में आई। चलिए, बहुत बेहतरीन। अब यहां पे एक और बहुत प्यारी चीज बताऊंगी बेटा, जिस पर सवाल आता है, ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा सेल है, ये हमारा वैक्यूल है, और अब यहां पर पार्टी नहीं हो रही है, अब यहां पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब ध्यान से देखिएगा बेटा कि ये जो टोनोप्लास्ट है, टोनोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं पंप्स। ये हमारी टोनोप्लास्ट है, जिसे हम मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल कह रहे हैं। ये हमारा वैक्यूल है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। और अब देखिएगा क्या होगा, इसके अंदर वैक्यूलर सैप भरा हुआ है, वैक्यूल के अंदर भरा हुआ है हमारा वैक्यूलर सैप। जी मैम, इतनी बात हमें समझ में आई। क्यों नहीं आएगी मैम, जब आप इतने अच्छे से समझा रहे हो समझ में आएगा। और टोनोप्लास्ट में ये पंप्स प्रेजेंट हैं। बच्चा जानता है पंप्स क्या होते हैं। ऐसे स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, यानी कि ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी का खर्चा होता है। इतनी कहानी समझ में आई। ये साइटोप्लाज्म है, ये वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर भरा हुआ वैक्यूलर सैप, और ये टोनोप्लास्ट में प्रेजेंट है पंप्स। अब ध्यान से समझना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वैक्यूलर सैप, मेरे साथ साथ लिखते चलो, concentration of vacuolar sap is much greater than the concentration of cytoplasm। मैम इसका क्या मतलब है, समझ नहीं आया, कुछ जरा बात को समझाओगे? बिल्कुल समझाऊंगी बेटा, इसीलिए तो हम यहाँ हैं। अब ध्यान से सुनना इसको और समझना बात को कि कंसंट्रेशन तो आप सब लोग जानते हैं क्या होता है। जिस चीज में आयंस मिनरल्स ज्यादा होते हैं उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है ना, ज्यादा। जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है। तो साइटोप्लाज्म में पानी की मात्रा ज्यादा है, वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। लेकिन वैक्यूलर सैप में आयंस मिनरल्स ज्यादा हैं। तो वैक्यूल के अंदर जो पानी भरा हुआ है, वैक्यूल के पानी नहीं कहोगे आप, वैक्यूल के अंदर जो सैप भरा हुआ है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो साइटोप्लाज्म से काफी ज्यादा होती है, राइट। वो साइटोप्लाज्म से काफी ज्यादा होती है। यानी कि वैक्यूलर सैप में जो आयंस हैं, जो मिनरल्स हैं, जो सल्यूट्स हैं, वो काफी ज्यादा हैं। किसके कंपैरिजन में? साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में। अब ध्यान से सुनना, होगा क्या, साइटोप्लाज्म से चीजें निरंतर रूप से कहां भेजी जाती हैं? साइटोप्लाज्म से चीजें वैक्यूल के अंदर भेजी जाती हैं, पर वो ऐसे नहीं जाती। साइटोप्लाज्म से जो कुछ भी वैक्यूल के अंदर जाएगा बेटा, वो पंप्स के थ्रू जाता है। और जहां पर भी पंप्स इन्वॉल्व होते हैं वहां एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। यानी कि जब भी साइटोप्लाज्म से वैक्यूल के अंदर कोई भी चीज जाएगी तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। क्योंकि साइटोप्लाज्म में जो कंसंट्रेशन है आयंस, मिनरल्स और सॉल्यूट की, वो कम है। आप समझ रहे हो? साइटोप्लाज्म में आयंस, मिनरल्स और सॉल्यूट की मात्रा कम है, वैक्यूल में ज्यादा है। तो जब साइटोप्लाज्म से हमें वैक्यूल के अंदर कुछ भेजना है तो हमें ट्रांसपोर्ट को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ भेजना है, यानी कि हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना है। तो जब भी चीजें साइटोप्लाज्म से वैक्यूल में जाती हैं, एनर्जी खर्च होती है, राइट। तो प्लांट सेल को अपना जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, जो उसे नहीं चाहिए, वो उसे वैक्यूल में फेंकना है। तो वैक्यूल कहता है ठीक है, फेंको तुम अपना कूड़ा मेरे अंदर, लेकिन इसके लिए ना पैसा लगेगा, पैसा। ऐसे समझो। तो वैक्यूल कहता है ठीक है, जो तुम्हें फालतू का लग रहा है, तुम फेंके जा रहे हो मेरे अंदर,
तो जो भी तुम्हें ऐसा, हमारे घर में एक स्टोर रूम नहीं होता कि जो भी कुछ मम्मी को लग रहा है यार ये यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा है, इसे स्टोर रूम में फेंको, यार ये चीज सही नहीं लग रही, इसे स्टोर रूम में फेंको। तो वैक्यूल को कैसे आपको याद रखना है, एक प्लांट सेल में वैक्यूल उसका स्टोर रूम है, उसे अपने सेल को सुंदर सा बना के रखना है। जैसे हमें अपने घर को सुंदर बना के रखना है, जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें होती है हम स्टोर रूम में फेंक देते हैं, तो ऐसे ही वैक्यूल भी स्टोर रूम जैसा ही है। तो वैक्यूल को ऐसे समझो, वैक्यूल कह रहे ठीक है फेंको तुम्हें जो फेंकना है, पर पैसा लगेगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जब भी चीजें कहां से कहां जाती हैं, साइटोप्लाज्म से वैक्यूल की तरफ। तो ये बहुत प्यारा पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन आता है, इसे इंपॉर्टेंट लिख लेना, इस पे क्वेश्चन आता है, इसे इंपॉर्टेंट लिख लेना, राइट। सो ट्रांसपोर्ट जो होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, जो भी मटेरियल्स हैं, आयंस हैं, मिनरल्स हैं, सोल्यूट्स हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम कहां से कहां, फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू वैक्यूल, साइटोप्लाज्म से वैक्यूल की तरफ जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसा होता है, वो एक्टिव होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू वैक्यूल इज एक्टिव, is active. That means it requires pumps. That means active का मतलब क्या है, occurs against the concentration gradient. Occurs against the concentration gradient and requires energy. और उसमें भैया पैसा लगता है, पैसा, समझ रही हो बात को। तो यहां पे लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और इससे क्वेश्चन आता है और इसके साथ खेला भी खेला जाता है। मैम क्या खेला खेला जाएगा, ये इसको उल्टा कर देगा, बोलेगा पैसिव मूवमेंट होता है। जब पैसिव मूवमेंट होता है जब चीजें साइटोप्लाज्म से किधर की तरफ जाती हैं, वैक्यूल की तरफ। तो आपको क्या कहना है, बताइए बेटा, आपको क्या कहना है अगर वो ऐसा कहेगा, आपको क्या कहना है? सिंपली आपको कहना है बक। चलो, तो क्या आपको वैक्यूल के बारे में ये सारी बातें याद हुई? सैप वैक्यूल क्या होता है, प्लांट्स में ही पाया जाता है। टोनोप्लास्ट क्या होती है, वैक्यूल के अंदर क्या क्या होता है, और जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वैक्यूलर सैप में वो ज्यादा होती है। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। अब आप वैक्यूल अगर देखना चाहते हैं तो मैं आपको वैक्यूल का एक डायग्राम दिखा देती हूँ। मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, आप बहुत ही प्यारे हो, बहुत ही पेशेंट हो, ध्यान से सुनते हो बातों को, मेरी बातों को सुनते हो, समझते हो, इसीलिए प्यारे हो। ये आपको दिखाई दे रहा है, बच्चे बच्चे को दिख रहा होगा, ये अमीबा है और अमीबा के अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है फूड वैक्यूल, दिख रहा है? सो यस, इस तरह का जो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है अमीबा के अंदर, दिस इज द फूड वैक्यूल। आप यहाँ इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये अमीबा है जो कि किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है, इसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ऐसे ही पैरामीशियम जो किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है, यूनिसेलर है, इसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, और यूग्लिना के पास भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। तो किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं, जो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें किडनी का काम कौन करता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ऑस्मोरेगुलेशन एंड डाइजेशन, एक्सक्रीशन। चलिए, बेहतरीन मेरे बच्चों, एक बार हम वैक्यूल को एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं। तो सारे बच्चे अपनी अपनी एनसीईआरटी अपने सामने खोलने की कृपा करेंगे। द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस। वैक्यूल है क्या? वैक्यूल एक जगह है जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है। तो ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर पानी होता है। ये किसकी बात हो रही है? ये सैप वैक्यूल की बात हो रही है। पहले पैराग्राफ में एनसीईआरटी में सैप वैक्यूल की बात हो रही है। तो यहां पर हम प्लांट सेल के अंदर जो सैप वैक्यूल पाया जाता है उसको अभी डिस्कस कर रहे हैं। फिर ये कह रहा है उसके अंदर होता है पानी, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल।
ऐसे सारे मटेरियल जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है, एक्सक्रीटरी हैं, उन्हें सेल कहां डंप कर देता है? वैक्यूल के अंदर। उसमें पानी भी होता है और सैप भी होता है। सैप का मतलब क्या है? उसमें मिनरल्स, आयंस, सॉल्यूट्स, ये सब भी होता है। जो वैक्यूल होता है वो एक सिंगल मेम्ब्रेन द्वारा बाउंड होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ 2 मेम्ब्रेन होती हैं, क्लोरोप्लास्ट के चारों तरफ 2 मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस के चारों तरफ 2 मेम्ब्रेन होती हैं। इन तीनों को छोड़कर बाकी जितनी भी सेल ऑर्गेनेली होती हैं, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, भी मैंने आपको बता रखा है, लाइसोसोम, वैक्यूल, इनके चारों तरफ केवल एक ही मेम्ब्रेन होती है। तो इसी तरह लाइसोसोम, वैक्यूल के चारों तरफ भी एक ही मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब ये टोनोप्लास्ट के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया, ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है। प्लांट सेल्स में वैक्यूल 90% स्पेस को कवर करता है। प्लांट्स में जो टोनोप्लास्ट होती है फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ नंबर ऑफ आयंस। इस टोनोप्लास्ट के थ्रू बहुत सारे आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन वो कैसे होता है? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। हेंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। ध्यान से सुनिए, ये कह रहा है कि जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है टोनोप्लास्ट, ये टोनोप्लास्ट सेलेक्टिवली परमेबल होती है। इसके अंदर पंप्स प्रेजेंट होते हैं और ये ट्रांसपोर्ट करवाती है आयंस का, मिनरल्स का अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और जब चीजों को साइटोप्लाज्म से वैक्यूल में आना होता है तो वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट होता है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें यह समझ में आता है देयर का क्या मतलब है। यहां पे देयर का मतलब क्या है? यहां पे देयर का मतलब है मिनरल्स, आयंस। इससे हमें यह समझ में आता है कि मिनरल्स और आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है इज सिग्निफिकेंटली, अच्छी खासी ज्यादा होती है वैक्यूल में। किसके कंपैरिजन में? साइटोप्लाज्म के। जैसे मैंने आपको यहां लिखा दिया था कि जो कॉन्सेंट्रेशन होती है आयन, मिनरल और सोल्यूट की, वो वैक्यूल के अंदर काफी ज्यादा होती है साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में। इसीलिए जो ट्रांसपोर्ट होता है वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट होता है, एक्टिव होता है। क्लियर है मेरे बच्चों? अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किंगडम प्रोटिस्टा के जो बहुत सारे मेंबर्स हैं उनमें फूड वैक्यूल भी होता है, जैसे कि अमीबा में फूड वैक्यूल होता है फॉर एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ करने के लिए। तो एनसीईआरटी में वैक्यूल में इतना ही गिवन है। चलिए, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। सो अब आप क्या करेंगे? अब आप मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे फटाफट से। मैं आपको समय दे रही हूं 30 सेकेंड्स और आपका समय शुरू होता है अब। बताइए क्या आंसर होगा? आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ के बतानी है। बताइए। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। बेटा, एनगल्फ का मतलब होता है किसी चीज को निगल लेना। तो फूड वैक्यूल की मदद से अमीबा अपने खाने को निगल लेता है और खाना उसके अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है, चलिए आ जाइए देखते हैं। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, ढूंढते हैं। वो कह रहा है सैप वैक्यूल जो है वो 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेल को कवर करता है। जी हाँ, ये बात सही है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सक्रीशन में हेल्प करता है अमीबा में। हाँ। प्रोटिस्ट्स में फूड वैक्यूल फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लेता है। जी हाँ। टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स ट्रांसपोर्ट, अरे बाबा, ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये तुम्हें ऐसे दिखाई दे रहा था, मैंने इसको यहां लगाया हुआ था। अरे रब्बा, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, गलत। टोनोप्लास्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस को फैसिलिटेट करती है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये हमारा डी गलत हो गया है। आ जाइए, 69% बच्चों ने आंसर सही दिया है। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। चलिए आ जाइए, तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली
दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन दोनों में कुछ बहुत बड़ी सिमिलैरिटीज हैं। क्या? आ जाइए। सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ये क्या कहती है? ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात थी, वंस अपॉन अ टाइम ऑन अर्थ, बैक्टीरिया एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ गया और वो उसके साथ प्यार से रहने लगा सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। मतलब वो उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, वो उसका फायदा ही कर रहा था और बदले में यूकैरियोटिक सेल उसे खाना दे रहा था और रहने की जगह दे रहा था। तो ये बैक्टीरिया जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ गया, ये इसके साथ ही रहने लगा। फिर इन दोनों में इतना गहरा रिश्ता बन गया कि बैक्टीरिया बोला कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तेरे साथ ही रहना है। ऐसा करते हैं, एक संधि साइन कर लेते हैं, एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं कि मैं तेरे अंदर ही रह जाता हूं हमेशा के लिए, लेकिन मैं कभी आजाद रूप से बिहेव नहीं करूंगा, मैं तेरे ऊपर ही निर्भर रहूंगा, मैं तेरे सेल का ही हिस्सा कहलाऊंगा। तो फिर धीरे धीरे ये बैक्टीरिया हमेशा के लिए यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही रह गया और ये बन गया प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो हैं वो पहले कभी बैक्टीरिया थे जो एक यूकैरियोटिक सेल का ही हिस्सा बन गए और हमेशा के लिए वहीं रह गए, उसे छोड़कर कभी नहीं गए। ये है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। इसीलिए अभी आप समझेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट है, उसमें काफी सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो बैक्टीरिया के अंदर होती हैं। तो वो सारी प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बैक्टीरिया में पढ़ाई, वही सारी प्रॉपर्टीज माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की होती है। राइट? तो ये लव स्टोरी है। यस, दिस इज अ लव स्टोरी, हार्ट टचिंग। तो बलिदान दे दिया बैक्टीरिया ने। वो बोला कि मैं आजाद हूं, मैं तेरे सेल के बाहर एक आजाद प्राणी था, आजाद रूप से रह रहा था, लेकिन मैं तेरे अंदर आ गया हूं, लेकिन तू मुझे इतना पसंद आ गया, तुझे मुझसे इतना प्यार हो गया कि मुझे तुझे छोड़ के नहीं जाने का मन कर रहा है यार। तो साथ ही रहते हैं ना हमेशा के लिए, चिरकाल तक, जब तक ये धरती है। मैं आजाद हूं, लेकिन फिर भी मैं आजाद नहीं रहूंगा, मैं हमेशा तेरे ऊपर ही निर्भर रहूंगा और मैं तेरे ही सेल का हिस्सा कहलाऊंगा। तो बस ये जो लव स्टोरी है, ये हमेशा के लिए चिरकाल तक अमर हो गई और हम उसे अब माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड कहते हैं। तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ये कहती है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो हैं वर बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया थे विच शोड, जिन्होंने क्या दिखाया? एंडोसिम्बायोटिक एसोसिएशन। एंडोसिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब वो सेल के अंदर आ गए और सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहने लगे। सिम्बायोटिक एसोसिएशन एक ऐसी एसोसिएशन होती है जहां पर दोनों ही एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है? तो एंडोसिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह गए। इसीलिए जो प्रॉपर्टीज हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की आर वेरी मच सिमिलर टू बैक्टीरिया। Properties of mitochondria and plastid are similar to bacteria। आ जाइए, अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में एक जैसी होती हैं। लिवर टचिंग स्टोरी एक बच्चा कह रहा है ये तो लिवर टचिंग स्टोरी है या हाइपोथैलेमस टचिंग स्टोरी है। सांस नी टचिंग है टेल टचिंग, फिट जाओगे तुम। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो है वो सेल के लिए क्या गाना गा रहे हैं? सांसों की माला पे सिमरो मैं पी का नाम, प्रेम की धुन में सी डूबी हो गया एक हीरो,
हो गया एक हीरो। प्रेम की माला जपते जपते हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। ला 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 ला। तो जब भी तुम्हें माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की याद आएगी तो तुम्हें किसकी याद आएगी? सांसों की माला पे। ठीक है, तो चलिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो हैं उनमें स्पॉटिफाई खत्म। कितना बकलोल हो तुम, कितना बकलोल हो। एक बच्चा लिख रहा है मैम को तो सिर्फ गाना गाने का बहाना चाहिए। हाँ, क्योंकि मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। मेरा एकदम सारा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। गाना गाना और डांस करना, ये दोनों चीजें मुझे इतना पसंद है कि ये करते करते मुझे ऐसा लगता है मैं जन्नत में चली गई हूँ, मैं हेवन में हूँ। मुझे उस समय और कुछ भी महसूस नहीं होता, बस अच्छा लगता है। दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। हाँ, ये आउट ऑफ सिलेबस है। चलिए, तो आ जाइए फटाफट से लिखते हैं क्या क्या सिमिलैरिटीज है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में और वो कैसे बैक्टीरिया जैसी हैं। तो आइए फटाफट से लिखते हैं बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों के पास होता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। जी हाँ, कुछ याद आया? प्रोकैरियोटिक सेल में हमने पढ़ा था हैव डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। कितने बच्चों को याद आया? बैक्टीरिया में पढ़ाया था मैंने कि बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। अच्छा, एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा था कि मैम एनसीईआरटी में लिखा है कि बैक्टीरिया में सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए। तो वहां पे सिंगल का मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं है बेटा, वहां पे मतलब है एक कॉपी, सिंगल कॉपी ऑफ सर्कुलर डीएनए। और वो सर्कुलर डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। सो जैसे बैक्टीरिया के पास डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए हुआ करता था, बिल्कुल ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के पास भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। जी हाँ, जैसे बैक्टीरियल सेल में मैंने आपको बताया था कि उनके पास अपना खुद का आरएनए होता है, सारे लिविंग सेल्स के पास अपना खुद का आरएनए होता है, तो इनके पास भी अपना खुद का आरएनए होता है, हैव आरएनए। और आरएनए हमेशा कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर। तो आप जानते हैं आरएनए कहीं भी हो, चाहे बैक्टीरिया में हो, चाहे अमीबा में हो, पैरामीशियम में हो, हाथी घोड़ा चींटी कहीं भी हो, वो हमेशा ऐसा ही होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के पास अपना खुद का आरएनए भी होता है, अपना खुद का डीएनए भी होता है और अपने खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं और उनका साइज क्या होता है? जो बैक्टीरिया के अंदर होता था 70S टाइप, यहां पर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं वो 70S टाइप के राइबोसोम्स हैं बेटा। फिर यहां पर अपने खुद के प्रोटीन्स होते हैं, हैव देयर ओन प्रोटीन्स। अपने खुद के प्रोटीन्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के पास, अपने खुद के प्रोटीन प्रेजेंट हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये सब कुछ कर सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेप्लिकेशन भी होता है, ट्रांसक्रिप्शन भी होता है और ट्रांसलेशन भी होता है। ध्यान से सुनिएगा, यानी कि बोथ ऑफ देम, दोनों के पास रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन मशीनरी है। मतलब ये सेल के ऊपर निर्भर नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर रेप्लिकेशन भी हो सकता है, डीएनए से डीएनए भी बन सकता है, तो उसमें रेप्लिकेशन मशीनरी भी प्रेजेंट है। डीएनए के ऊपर आरएनए भी बनता है, उसमें ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी भी प्रेजेंट है और आरएनए के ऊपर अपने खुद के प्रोटीन भी बनते हैं, अपने खुद के पर्सनल प्रोटीन भी बनते हैं, यानी कि उसके अंदर ट्रांसलेशन भी होता है। तो आप देख रहे हो वो आजाद रूप से जी सकता है क्योंकि वो कभी पहले बैक्टीरिया था, एक आजाद प्राणी था, लेकिन आज वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर आकर इसके साथ जुड़ गया है क्योंकि उसे प्यार हो गया है
और जब आदमी प्यार में होता है तो अंधा हो जाता है। तो आप देख रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के पास सब कुछ है, सब कुछ है उनके पास। उनके पास अपना खुद का डीएनए है, अपना खुद का आरएनए है, अपना खुद का राइबोसोम है, अपने खुद के प्रोटीन्स हैं, उनके अंदर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सब कुछ हो सकता है। तो फिर वो पूरी तरह आजाद क्यों नहीं है? यहां पे हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस मतलब स्वतंत्र, जिसका अपना खुद का जो है डिसीजंस होते हो। जैसे सपोज आपका ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ये किसी से प्रभावित नहीं होती, एक स्वतंत्र बॉडी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स जो हैं वो फुल्ली ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली नहीं है। फुल्ली ऑटोनॉमस का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंट, वो सेल के ऊपर निर्भर ही नहीं करती, ये गलत है। तो हम क्या कहते हैं यहां पर, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखूंगी क्योंकि मुझे उस पर काफी कुछ बताना है। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लिखूंगी, यही लिख देते हैं चलो। बोथ ऑफ देम आर सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेलीज। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना। दोनों के ही दोनों कैसी सेल ऑर्गेनेलीज हैं? सेमी ऑटोनॉमस हैं। आर सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेलीज। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहूं फुल्ली ऑटोनॉमस तो उसका मतलब होगा कि ये पूरी तरह आजाद है, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती। पर ये तो गलत हो जाएगा। इनकी तो संधि साइन हुई थी, याद है? इनकी ट्रीटी साइन हुई थी। इन्होंने क्या कहा था माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड ने कि हम पूरी तरह आजाद नहीं रहेंगे, हम हमेशा तुम पर निर्भर रहेंगे, हम हमेशा तुम पर निर्भर रहेंगे। तो ये फुल्ली ऑटोनॉमस नहीं है, ये सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेलीज है। इसका मतलब क्या होता है मैम? ये रीजन और असर्शन का सवाल बनता है। ये असर्शन आएगा लिखा हुआ कि दोनों की दोनों सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं सेमी ऑटोनॉमस हैं। कारण बताओ, रीजन बताओ। तो ये क्वेश्चन रीजन असर्शन का क्वेश्चन बनेगा। तो वो आपसे रीजन पूछेगा, चैट बॉक्स में बताइए इसका रीजन क्या होना चाहिए। मशीनरी की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, मशीनरी, मशीन, मशीनरी सही तो लिखिए बे, बस सही तो लिखी थी। कौन है ये जो मशीनरी की स्पेलिंग गलत दिखा रहा है? बताइए क्या होना चाहिए इसका रीजन। बोलो रे। इनके पास अपने खुद के प्रोटीन है, इनके पास सब कुछ अपना खुद का है, अपने खुद के प्रोटीन, अपना खुद का राइबोसोम, अपना खुद का डीएनए, अपना खुद का आरएनए। पर फिर भी ये फुल्ली ऑटोनॉमस नहीं है, पूरी तरह आजाद नहीं है, सेमी आजाद है, आधे आजाद हैं, आधे सेल के ऊपर निर्भर हैं। तो इसका रीजन सुनिए, हैव देयर ओन प्रोटीन्स। इसका रीजन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। हैव देयर ओन प्रोटीन्स, इनके पास अपने खुद के प्रोटीन्स हैं, बट लेकिन डिपेंड ऑन, बट डिपेंड्स ऑन साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स। जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन बनते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करती हैं फॉर मेनी ऑफ देयर फंक्शंस। जो सेल का साइटोप्लाज्म है, जिस सेल के अंदर ये दोनों रह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, उस सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, अपने कुछ कामों के लिए ये दोनों उनके ऊपर निर्भर करती हैं, क्योंकि इनके बीच में संधि साइन हुई थी कि हम पूरी तरह आजाद नहीं रहेंगे। तो भले ही इनके पास अपने खुद के प्रोटीन हो, बट डिपेंड्स ऑन साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स फॉर मेनी ऑफ देयर फंक्शंस। अपने काफी सारे कामों के लिए ये साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स के ऊपर भी निर्भर करती हैं। इसीलिए ये दोनों सेल ऑर्गेनेलीज फुल्ली ऑटोनॉमस नहीं, सेमी ऑटोनॉमस होती हैं। ये रीजन और असर्शन में क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे खेला भी खेलेगा आपके साथ, वो लिख लेना, यहाँ पे खेला खेला जा सकता है। वो बोलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट फुल्ली ऑटोनॉमस हैं, पूरी तरह स्वतंत्र रूप से आजाद है। तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? बस सिंपली क्या कहेंगे? सेमी ऑटोनॉमस है, भले ही उनके पास अपना सब कुछ हो, लेकिन फिर भी वो कुछ साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स के ऊपर निर्भर करती हैं अपने काफी सारे कामों के लिए। चलिए, और क्या कॉमन पॉइंट्स हैं दोनों में? बोथ आर
बोथ आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। अभी तक हमने जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ी हैं उनके चारों तरफ एक केवल सिंगल मेम्ब्रेन होती थी, लेकिन इन दोनों के चारों तरफ दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो दोनों की दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज हैं। दोनों की दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दोनों की दोनों जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, दे आर इन्वॉल्व्ड इन, ये सब पे क्वेश्चन आता है बेटा, जितने भी पॉइंट्स लिखा रही हूं सब पे क्वेश्चन आता है। दोनों की दोनों सेल ऑर्गेनेली एटीपी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं। दोनों की दोनों सेल ऑर्गेनेली एटीपी बनाती हैं, और एटीपी बनाने के प्रोसेस को आप क्या कहते हो? फॉस्फोराइलेशन। एटीपी जब बनाया जाता है बेटा, ध्यान से समझिएगा, एटीपी को बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन, जी मैम। तो बेटा मेरे दोनों के अंदर बनता है एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया को तो आप जानते हैं पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर एटीपी बनाया जाता है। और बेटा मेरे क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी एटीपी बनता है। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के ही अंदर एटीपी बनाया जाता है, लेकिन फर्क यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब एटीपी बनता है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान बनता है। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी बनता है, उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो हम रेस्पिरेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनता है। लेकिन वहीं क्लोरोप्लास्ट में जब फोटोसिंथेसिस होता है, आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर खाना बनता है, फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस को हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। इतना तो पता ही होगा, चाहे बायोलॉजी कभी ना पढ़ी हो, कि फोटोसिंथेसिस को दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के दौरान एटीपी और NADPH बनता है, और डार्क रिएक्शन के दौरान ग्लूकोज बनता है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो लाइट रिएक्शन होती है, उस दौरान एटीपी को बनाया जाता है मेरे बच्चों, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में कॉमन है। ओके मेरे बच्चों, क्लोरोप्लास्ट आएगा बेटा सारे, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में नहीं बनता। मैंने यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट को ही क्यों स्पेसिफाई किया है? क्योंकि क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट भी प्लास्टिड हैं, उनमें एटीपी नहीं बनता, केवल क्लोरोप्लास्ट में एटीपी बनता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लास्टिड ना लिखकर क्लोरोप्लास्ट लिखा है। बताइए, इतना सबको समझ में आ गया मेरे बच्चों? बस समझ में आ गया बेटा? बोलिए मेरे प्यारे से बच्चों, मेरे रेड, मेरे येलो। जल्दी से बोलेंगे सारे बच्चे, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए बेहतरीन। बस एक लास्ट पॉइंट और, बहुत प्यारा पॉइंट है कि बोथ डिवाइड बाय बाइनरी फिजन। दोनों के दोनों खुद को दुगना कैसे करते हैं? दोनों के दोनों खुद को बाइनरी फिजन से दुगना करते हैं। ये बहुत ही प्यारा पॉइंट है। दोनों के दोनों खुद को बाइनरी फिजन से दुगना करते हैं। जैसे बैक्टीरिया जो है,
बैक्टीरिया कैसे खुद को दुगना करता है? बाइनरी फिजन के प्रोसेस से। बिल्कुल इसी तरह जब हमारा सेल डिवाइड करता है तो सेल ऑर्गेनेलीज खुद को दुगना करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड खुद को कैसे दुगना करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। राइट राइट बेटा। क्लियर मेरे बच्चों? ध्यान रखेंगे, बहुत ही प्यारा पॉइंट है, बहुत ही प्यारा पॉइंट है। EFGH बहुत ही प्यारा पॉइंट है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों अपने आप को बाइनरी फिजन से डिवाइड करते हैं। चलिए, तो ये तो कॉमन पॉइंट हो गए बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। एक बार डाउट्स देख लेती हूं मैं कुछ बच्चों के फटाफट से। मैम दोनों में ही एटीपी सिंथेसिस हो रहा है, पर माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर एटीपी स्टोर भी होता है। क्लोरोप्लास्ट में एटीपी लगातार खर्च होते रहता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो एटीपी बनता है वो एटीपी ग्लूकोज बनाने में साथ साथ खर्च कर दिया जाता है, पर माइटोकॉन्ड्रिया में वो जमा होते रहता है, इसीलिए उसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इस बैच में कितने बच्चे हैं बेटा? मुझे नहीं पता। हाउ बैक्टीरियल सेल एंटर्ड इनटू यूकैरियोटिक सेल? बैक्टीरिया आपके सेल में भी एंटर कर जाता है। आपको ये जो बीमारियां होती हैं कैसे होती हैं? जब बैक्टीरिया आपके अंदर एंटर करता है। ऐप में नोट्स खुल जाएगा बेटा। फॉर्माइल मीथ्योनिन इनिशिएशन कोडॉन, ये कहां से आ गया यहाँ पे? कुछ भी। फॉर्माइल मीथ्योनिन यहाँ पे कहां से आ गया अभी भाई? सेल चैप्टर में ये मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस का डाउट है। मैम प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, तो प्लांट सेल माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों एटीपी सिंथेसिस करेंगे? हाँ बेटा, दोनों करेंगे। चलिए आ जाइए, अब बस फटाफट से आज हम माइटोकॉन्ड्रिया खत्म करते हैं, फिर अगली क्लास से वील स्टार्ट विद क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया छोटा सा ही, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो इसे हम निपटाते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। आ जाइए। माइटोकॉन्ड्रिया बच्चा बच्चा जानता है, इसे हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एटीपी जो है वो बनता भी है और इसके अंदर स्टोर भी होता है, और जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है तो वो हमें कहां से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। अब इसके बारे में एनसीईआरटी कहती है कि इसकी जो शेप होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो शेप होती है वो जनरली सॉसेज शेप का ये होता है। मैम सॉसेज शेप कैसी होती है? लगभग सिलेंड्रिकल शेप, सॉसेज शेप या सिलेंड्रिकल शेप का ये होता है। एनसीईआरटी ये कहती है। मेरे साथ साथ फटाफट से सारे पॉइंट्स लिखते जाइए, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, डाटाबेस क्वेश्चन आ जाता है। फिर एनसीईआरटी इसके साइज की बात करती है, तो एनसीईआरटी कहती है कि इसका लेंथ, मैं एक बार करेक्ट डाटा देख लेती हूं क्योंकि मुझसे कोई गलती ना हो जाए लिखते हुए, क्योंकि इतना सारा डेटा याद करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता बेटा। डायामीटर 0.2 से 1 माइक्रोमीटर है और लेंथ 1 से 5 माइक्रोमीटर है। लेंथ दे रखी है 1 माइक्रोमीटर से 4.1 माइक्रोमीटर की रेंज में। आप देख रहे हो काफी बड़ी सेल ऑर्गेनेली ये हो सकती है। 4 माइक्रोमीटर काफी साइज हो जाता है, मतलब एक बैक्टीरिया का साइज यही तो था। एक बैक्टीरिया का साइज कितना था? 3 से 5 माइक्रोमीटर, तो उसी साइज का माइटोकॉन्ड्रिया है। और इसका जो डायामीटर होता है, डायामीटर दे रखा है 0.2 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर। अब ये डेटा क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा, तो मेरे साथ साथ इसको आपको याद करना पड़ेगा। जो डेटा एनसीईआरटी में गिवन है वो हमें रटना है, वो हमें याद करना है, तो मेरे साथ साथ याद कर लीजिए। लेंथ है 1 से 4.1 माइक्रोमीटर और डायामीटर है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, यानी कि काफी अच्छी खासी बड़ी सेल ऑर्गेनेली है। ठीक है, एक बैक्टीरियल सेल जितना साइज है इस सेल ऑर्गेनेली का। ठीक है, ये शेप है, ये साइज है। लेकिन इसके बाद एनसीईआरटी कहती है दैट शेप, ध्यान से देखना पॉइंट को, शेप, साइज एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, शेप, साइज एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज in different type of cells। ये जरूरी नहीं है
कि जितने भी तरह के सेल हैं उन सब में माइटोकॉन्ड्रिया का साइज, शेप और नंबर एक जैसा हो। अलग अलग सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का साइज अलग अलग हो सकता है, इसीलिए हमने एक रेंज दी है, इसीलिए हमने एक रेंज दी है। तो अलग अलग सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का साइज भी अलग अलग हो सकता है, उसकी शेप भी अलग अलग हो सकती है और उसका नंबर भी अलग अलग हो सकता है। ऐसे सेल जो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा काम करना होता है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होते हैं, उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है, 50, 100, 200। लेकिन ऐसे सेल जिनके अंदर बहुत एक्टिव नहीं होते, वो उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर, शेप और साइज फिक्स नहीं होता, वो बदलता रहता है सेल टू सेल। बड़ा प्यारा पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके साथ खेला खेला जाता है, इस पॉइंट के साथ। वो बोल देगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का साइज, शेप और नंबर फिक्स होता है। तो आप यहां पर लिख लीजिएगा कि फिजियोलॉजिकली मोर एक्टिव सेल, फिजियोलॉजिकली मोर एक्टिव सेल, फिजियोलॉजिकली मतलब फंक्शनली ऐसे सेल जिन्हें बहुत काम करना होता है, जो फिजियोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, हैव मोर माइटोकॉन्ड्रिया, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ऐसे सेल जो फिजियोलॉजिकली लेस एक्टिव होते हैं, फिजियोलॉजिकली लेस एक्टिव होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा काम उन्हें नहीं करना है, ऐसे सेल में कम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, हैव लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए, इतना मैम हमें समझ में आया। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, इतना बात समझ आई मेरे बच्चों, इतनी बात समझ आई मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों। माइटोकॉन्ड्रिया बेटा हम आज खत्म करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया खत्म कुछ है नहीं, आसान ही है। ये सारे पॉइंट सबको समझ में आ गए बेटा? एवरीवन, चलिए बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। अब यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट कहती है एनसीईआरटी कि ये जो सेल ऑर्गेनली है, स्टेन से स्टेन नहीं होती जब तक इसी के स्पेसिफिक स्टेन से आप इसे स्टेन नहीं करोगे। जैसे बाकी की जो सेल ऑर्गेनलीज हैं वो आसानी से माइक्रोस्कोप के नीचे दिख जाती है, पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिख पाती। तो इसी के स्पेसिफिक स्टेन से हमें इसे स्टेन करना पड़ता है, तब जाकर ये हमें माइक्रोस्कोप में दिखती है। सो नॉट इजिली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, not easily visible under microscope। माइक्रोस्कोप के नीचे हमें बहुत आसानी से ये देखने को नहीं मिलती है, अनलेस स्टेन्ड विद स्पेसिफिक स्टेन। जब तक इसके इसी के स्पेसिफिक स्टेन से इसे स्टेन नहीं करते, तब तक हमें ये दिखाई नहीं देती है। इसका जो स्पेसिफिक स्टेन होता है, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं जैनस ग्रीन। जैसे सैफ्रनिन होता है, क्रिस्टल वॉयलेट होता है, ऐसे ही एक स्टेन होता है जैनस ग्रीन। तो जैनस ग्रीन से ही माइटोकॉन्ड्रिया स्टेन होने के बाद दिखाई देता है। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बाकी सारे पॉइंट्स मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तुम्हें समझा दिए हैं अच्छे से, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके पास डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, वो सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनली है। बाकी सारे पॉइंट्स तो हमने लिख ही लिए। उसके पास डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, 70S राइबोसोम है, वो बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है। बहुत सारे पॉइंट्स तो हमने ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कवर कर लिए। अब मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, यानी कि उसके पास दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है बेटा, मैं इसे लिखा दूं फिर डायग्राम से दिखाती हूं।
जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में वो ऐसी होती है, लेकिन जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो कुछ इस तरह की होती है। उसमें जगह जगह ऐसे फोल्ड्स होते हैं और इन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं क्रिस्टी। तो पहला डिफरेंस क्या है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में, कि ये कंटिन्यूअस होती है आउटर मेम्ब्रेन, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है बेटा वो कैसी होती है, हैव इन फोल्डिंग्स, अंदर की तरफ जगह जगह से धसी रहती है, इन फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं और उन इन फोल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी, कॉल्ड एज क्रिस्टी। तो बाहर वाली मेम्ब्रेन में क्रिस्टी नहीं होती है, अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो ऐसे जगह जगह से अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाती है ऐसे, और ये जो इनफोल्डिंग्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। फिर बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो आसानी से चीजों को अंदर आने देती है, यानी कि वो ज्यादा परमिएबल होती है, मोर परमिएबल। लेकिन अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ा सा कम परमिएबल होती है, लेस परमिएबल होती है, यानी कि वो बहुत ज्यादा सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, बहुत ज्यादा देख और समझ कर चीजों को सेल के अंदर आने देती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम बड़ा प्यारा सा एक डायग्राम बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का और उसमें एक दो फंक्शन लिखते हैं, बस फिर हम क्लास को करेंगे खत्म। सो टेंशन नॉट। तो बस 10 मिनट और बेटा, फिर उसके बाद हम लेक्चर को खत्म करेंगे। डीपीपी में स्टूडेंट्स का नाम अगली क्लास में मैं डीपीपी में स्टूडेंट्स का नाम अनाउंस करूं, ठीक है। चलो मेरे बच्चों आ जाओ, एक सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं। तो अपनी एक फ्रेश कॉपी का पेज खोल लीजिए और उस फ्रेश कॉपी के पेज में एक प्यारा सा डायग्राम बनाते हैं और बस फिर हो जाएगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। आ जाओ। किसी की मुस्कुराहटों पे मैं निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है, ला 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 ला। अखियों के झरोखे से मैंने देखा जो सांवरे, अखियों के झरोखे से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम्हें मुस्काए, मन में तुम्हें मुस्काए। तो देखो बेटा ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन होती हैं इस सेल ऑर्गेनेली के पास, और ये वाली अंदर वाली मेम्ब्रेन है। तो आप देख रहे हैं अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो जगह जगह अंदर से धस गई है, इनफोल्ड हो गई है, और जहां जहां से वो अंदर की तरफ धसी है, जो इनफोल्ड हुई है, इस इनफोल्डिंग को हम कहते हैं क्रिस्टी।
इस इनफोल्डिंग को हम कहते हैं क्रिस्टी। बाहर वाली मेम्ब्रेन और अंदर वाली मेम्ब्रेन के बीच में आपको एक छोटी सी खाली जगह नजर आ रही है। इस खाली जगह को हम कहते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसे हम कहते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या फिर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। दो मेम्ब्रेन के बीच की जो जगह है इसे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस भी कह देते हैं और पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कह देते हैं। जो ये लिक्विड सा भरा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर प्रेजेंट है राइबोसोम्स जो कि 70S टाइप के हैं। इसके अंदर प्रेजेंट है अपने खुद के पर्सनल प्रोटीन्स। इस मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर RNA. What is this? This is single-stranded linear RNA present inside the matrix. और एक चीज आपको यहां दिख रही होगी, ये इस तरह के क्यूट से बैलून जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे जो कि क्रिस्टी से बाहर आ रहे हैं। इन्हें हम बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल्स। F0 F1 पार्टिकल्स या जिन्हें हम दूसरे शब्दों में ऑक्सीजोम्स भी कहते हैं। ऑक्सीजोम्स, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है एटीपी सिंथेसिस करने का, एटीपी बनाने में मदद करने का। फंक्शन इनका होता है एटीपी सिंथेसिस का। और F0 F1 पार्टिकल्स के पास एंजाइम एक्टिविटी होती है जिसे हम एटीपी सिंथेज एक्टिविटी कहते हैं। इसकी डिटेल आपको रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में समझ में आएगी बेटा। इसकी डिटेल आपको रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में समझ में आएगी कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है इससे कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं जिन्हें हम F0 F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीजोम्स कहते हैं। इसके अंदर एटीपी सिंथेज एंजाइम पाया जाता है और ये एटीपी सिंथेज एंजाइम एटीपी बनाने में मदद करता है। ओके, ये कैसे एटीपी बनाता है इसकी डिटेल हम समझेंगे रेस्पिरेशन चैप्टर में। ओके बेटा, चलिए अब बस इसमें एक सवाल और पूछ लेता है इस चैप्टर से। वैसे तो ये हमें रेस्पिरेशन में डिटेल में पढ़ना है कि ये जो आपको लिक्विड सा पार्ट दिखाई दे रहा है, इस लिक्विड से पार्ट में दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं रेस्पिरेशन की। एक लिंक रिएक्शन है और एक क्रेब्स साइकिल है। आपने नाम सुना होगा क्रेब्स साइकिल रेस्पिरेशन के दौरान, वो इस मैट्रिक्स में होती है। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इलेक्ट्रॉन्स जो एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन की तरफ भागते हैं और अल्टीमेटली एटीपी बनाया जाता है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इस मेम्ब्रेन के ऊपर होती है, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर होती है। तो बस ये क्वेश्चन यहां से कभी कभी पूछ लेता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन की डिटेल हम कहां से देखते हैं बेटा? ये रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में आती है। तो ऐसा दिखता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। देखो थोड़ा थोड़ा बैक्टीरिया जैसा ही दिख रहा है, बैक्टीरिया की तरह इसके पास डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम्स हैं, राइट, ठीक है। और ये उसी की तरह बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है। अब इसमें बस ये और लिख लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का बस एक फंक्शन और लिख लीजिए मेरे बच्चों, बस फिर हमारा आज का लेक्चर को हम यहीं एंड करेंगे। बस फंक्शन और लिख लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है बेटा? इट हेल्प्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन, ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया का कोई लेना देना नहीं होता। एरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया मदद करता है एटीपी बनाने में और उसे स्टोर करने में मदद करता है, इसीलिए हम उसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। और एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान लिंक रिएक्शन जो होती है
वो क्या होती है वो हमें रेस्पिरेशन में समझ में आएगा, अभी के लिए आप याद कर लो। एरोबिक रेस्पिरेशन में एक लिंक रिएक्शन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान एक क्रेब्स साइकिल होती है और एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। ये तीनों चीजें आपको कहां देखने को मिलती हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन में, जो हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये कहां कहां होती है, इस पर सवाल आ जाता है। लिंक रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, जो वो लिक्विड लिक्विड पार्ट था। क्रेब्स साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और जो ईटीएस है वो मेम्ब्रेन के ऊपर होती है, ऑन इनर मेम्ब्रेन, ऑन इनर मेम्ब्रेन, अंदर वाली मेम्ब्रेन के ऊपर होती है। बस ये क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है, अदरवाइज ये सारी चीजें हमें कहां देखने को मिलती हैं? रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। ठीक है बेटा, चलिए तो अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे विद क्लोरोप्लास्ट। अगली क्लास में हम प्लास्टिड्स पढ़ेंगे, हम राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे और साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। एक बार फट से एनसीईआरटी देख लेते हैं बस, फिर आप चले जाइएगा। जिनका मन है एनसीईआरटी रीड करने का मेरे साथ वो कर सकते हैं, जिनका नहीं है वो जा सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे होते हैं और एक सिंगुलर को हम माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। एक अकेला माइटोकॉन्ड्रियन कहलाता है और खूब सारे माइटोकॉन्ड्रियन माइटोकॉन्ड्रिया कहलाते हैं। अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड, जब तक उसको उसके ही स्टेन से स्टेन नहीं करोगे, आर नॉट इजिली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, वो आसानी से माइक्रोस्कोप में देखने को नहीं मिलेगा। इस वाली स्टेटमेंट के साथ खेला खेला जाता है और वो बोलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम आसानी से माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो आप क्या कहोगे? भाग। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कितना होगा इज वेरिएबल, वो अलग अलग होता है डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल कितना एक्टिव है उस पर निर्भर करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कितना होगा। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो, अगर हम शेप और साइज की बात करें तो वहां पर भी वो वेरिएबिलिटी दिखाता है। वेरिएबिलिटी का मतलब वहां पर भी वो अलग अलग शेप और साइज दिखाता है अलग अलग सेल्स में। टिपिकली अगर हम बात करें, जनरली अगर हम बात करें तो वो सॉसेज शेप का या सिलेंड्रिकल शेप का होता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे सेल्स में यही शेप हो, चेंज भी हो सकती है। इसमें डायमेंशंस दे रखी हैं, डायामीटर दे रखा है और लेंथ दे रखी है, वो मैंने आपको याद कराई दी। हर एक माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्या करती है? डिवाइडिंग इट्स ल्यूमन डिस्टिंक्टली इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट। ये कह रहा है कि दो कंपार्टमेंट्स में बांट देती हैं, एक आउटर कंपार्टमेंट होता है और एक इनर कंपार्टमेंट होता है। माने कि दो मेम्ब्रेन जो हैं वो पूरे स्पेस को दो भागों में बांट देती हैं। एक आउटर एनवायरनमेंट है और एक इनर एनवायरनमेंट है। आप यहां ध्यान से देखिएगा, ये दो मेम्ब्रेन हैं, इन दो मेम्ब्रेन ने पूरे स्पेस को दो भागों में बांट दिया है। ये आउटर कंपार्टमेंट है जिसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कह रहे हैं, और ये इनर कंपार्टमेंट है जिसे हम मैट्रिक्स कह रहे हैं। तो बात आपको समझ में आ रही है कि जो ये दो मेम्ब्रेन हैं, इन्होंने पूरे स्पेस को दो भागों में बांट दिया। आप ऐसे समझो, ये आउटर मेम्ब्रेन थी तो पहले पूरा स्पेस एक ही स्पेस था, लेकिन जब इनर मेम्ब्रेन आई तो पूरा स्पेस जो है वो दो भागों में बट गया, एक आउटर कंपार्टमेंट और एक इनर कंपार्टमेंट। ठीक है? द इनर कंपार्टमेंट, जो अंदर वाला कंपार्टमेंट होता है, वो एक डेंस होमोजीनस सब्सटेंस से भरा होता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो वो मैट्रिक्स को क्या कह रही है? वो मैट्रिक्स को कह रही है डेंस होमोजीनस सब्सटेंस। डेंस का मतलब क्या होता है? घना, और होमोजीनस का मतलब क्या होता है? एक जैसा। मतलब ऐसा नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया के इस हिस्से में गाढ़ा है या इस हिस्से में पतला है,
पूरे के पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में जो लिक्विड भरा हुआ है वो एक जैसा है, होमोजीनस है और डेंस है। तो अंदर वाला जो कंपार्टमेंट है, अंदर वाला कंपार्टमेंट के अंदर एक डेंस, घना और एक जैसा मटेरियल भरा हुआ है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कंटिन्यूअस होती है, बिल्कुल कंटिन्यूअस, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें बहुत सारी इनफोल्डिंग्स होती हैं जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं, और वो मैट्रिक्स की तरफ प्रेजेंट होती है। क्रिस्टी क्या करती है? क्रिस्टी सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। आप ये जानते हैं जितनी ज्यादा इनफोल्डिंग्स होंगी सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा, जितनी ज्यादा इनफोल्डिंग्स होंगी सरफेस एरिया उतना ही बढ़ जाएगा। तो क्रिस्टी का काम होता है सरफेस एरिया बढ़ाने का। जो दो मेम्ब्रेन्स हैं हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स रिलेटेड विद देम। दोनों मेम्ब्रेन्स के साथ अपने अपने एंजाइम्स जुड़े रहते हैं। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है इसके साथ भी एंजाइम्स एसोसिएटेड होते हैं, काफी सारे एंजाइम्स, और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है इसके साथ भी काफी सारे एंजाइम्स जुड़े रहते हैं, और दोनों मेम्ब्रेन्स के अपने अलग अलग काम हैं। दोनों ही मेम्ब्रेन्स के साथ एंजाइम्स जुड़े हुए पाए जाते हैं। जी मैम। दे प्रोड्यूस सेल्यूलर एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन करना और सेल्यूलर एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में बनाना और स्टोर करना। जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो यहां पर लिख लेना, यहां पर बच्चे होते हैं कंफ्यूज। और क्या कंफ्यूज होते हैं? सिंगल सर्कुलर डीएनए। मैम आपने तो कहा था डबल सर्कुलर डीएनए होता है, मैंने डबल नहीं कहा है। सिंगल का मतलब क्या है? यहां पे सिंगल का मतलब है वन, सिंगल कॉपी, सिंगल कॉपी। सर्कुलर डीएनए तो सिंगल का मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं है, सिंगल का मतलब यहां पे सिंगल कॉपी है। तो सिंगल सर्कुलर डीएनए यानी कि सर्कुलर डीएनए की एक सिंगल कॉपी होती है, और वो सर्कुलर डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये बात इन्होंने नहीं लिखी है, तो यहां लिख लेंगे। काफी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। डीएनए के साथ साथ इसमें आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, राइबोसोम्स भी होते हैं जो कि 70s साइज के होते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि प्रोटीन्स बनाने में मदद करें। इसके अंदर ट्रांसलेशन भी हो सकता है, आप जानते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कैसे करता है? माइटोकॉन्ड्रिया बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर होता है खत्म। ओके, मुझे उम्मीद है एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपको समझ में आ गई होगी। आ जाइए, एनसीईआरटी का ये डायग्राम देख लीजिए फटाफट से। इसमें आप देख सकते हैं डायग्राम कई बार एज इट इज आ जाता है, लेबलिंग पूछते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन ये, इनर मेम्ब्रेन ये लिक्विड लिक्विड मैट्रिक्स, ये इनफोल्डिंग क्रिस्टी, और ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इस डायग्राम को एज इट इज याद कर लेना, पूछ लेते हैं। बस आप ये करके बता दीजिए क्वेश्चन, फिर भाग जाइए। ये क्वेश्चन कर दीजिए फिर भाग जाइए। आपको बताना है इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ये क्वेश्चन कर दीजिए फिर भाग जाइए। आ जाइए देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट डिवाइड्स एंड इंक्रीजेस इन नंबर बाय फिजन। बिल्कुल फिजन द्वारा डिवाइड करता है। ये पहले कभी बैक्टीरिया हुआ करता था एवोल्यूशन में, हाँ। उसका जो मैट्रिक्स है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्रेब साइकिल करती है। गलत, मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल होती है, इनर मेम्ब्रेन पर ईटीएस होती है, उल्टा लिख दिया। ये फुल्ली ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज होती हैं, गलत। फुल्ली ऑटोनॉमस नहीं, सेमी ऑटोनॉमस होती हैं। इसके मैट्रिक्स में 70s राइबोसोम होता है, आरएनए होता है, और लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। गलत, लीनियर नहीं
सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? सिर्फ 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर सही दिया है। सिली मिस्टेक करी होगी, 29% बच्चों ने आंसर सही दिया। मुझे पता है इसमें सिली मिस्टेक करी होगी तुम लोगों ने। एक और क्वेश्चन कर दो बस बेटा, फिर चले जाना। ओम, बस ये वाला क्वेश्चन और कर दो फट से। क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है ना। आपको बताना है विच वन इज नॉट ट्रू फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या सही नहीं है? अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजिली विजिबल अंडर। जब तक स्पेसिफिक स्टेन से स्टेन ना करो नहीं दिखेंगे, सही बात है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कांस्टेंट होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल की एक्टिविटी कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। बात गलत। ये सॉसेज शेप के होते हैं, ये इनका डायमीटर होता है, ये लेंथ होती है, सही है। जो इसमें क्रिस्टी होती हैं वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं, ये भी सही है। तो गलत क्या है? बी गलत है। 75% बच्चों ने आंसर सही दिया है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन मेरे बच्चों। चलिए तो लीडरशिप बोर्ड देखते हैं आज का। लीडरशिप बोर्ड, प्रीति ने अच्छा किया है। KR1, आयुषी, नैन्सी, मनदीप, निखत, इरफान, वर्चस्वी, सुफिया एंड स्नेहा। वेरी नाइस बेटा। चलिए, उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज का DPP सॉल्व कर लेना मेरे बच्चों, और अगली क्लास में हम मिलते हैं विद क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलिए तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखिए। वो करना है जो करना जरूरी है, जो आपके दिमाग को मुश्किल लगता है वही करना है। ठीक है, चलिए बाय, टाटा, लव यू ऑल।